ओके। तो सॉरी, आई एम एक्सपेक्टिंग कि कल जो वीडियो मैंने अपलोड किया था वो आपने देखा होगा, और इंटेंशनली उस वीडियो को शॉर्ट रखा गया था क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है थर्मोडायनामिक्स के, इसमें जंबल होना बहुत इजी है। दैट्स व्हाई आई विल गो स्लोली फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर। तो कल हम लोगों ने दो ही टॉपिक कवर किए थे। वन वाज हीट। हमने हीट को डिफाइन किया था। मैं क्विकली रिवाइज कर देता हूँ। हीट को डिफाइन कैसे किया था हम लोगों ने। तो हमने एक टेबल पे एक ग्लास रखा हुआ है, ऐसा एग्जांपल लिया था हमने, और इसमें वाटर है। लेट अस से इट हैज़ वाटर। तो ग्लास अलोंग विथ वाटर इज आवर सिस्टम, और सिस्टम का टेम्परेचर हमने लिया था TS। ये ग्लास को छोड़ के बाकी जो कुछ भी है, जैसे टेबल जिस पर ग्लास रखा हुआ है, और सराउंडिंग में जो कुछ भी होगा उसको हम लोग बोल देंगे एनवायरनमेंट, जिसका टेम्परेचर TE माना था हम लोगों ने। अब ऐसा है, दो पॉसिबिलिटीज़ है, एक्चुअली तीन पॉसिबिलिटीज़ है। या तो सिस्टम और एनवायरनमेंट का टेम्परेचर सेम है, या फिर सेम नहीं है। अगर सेम नहीं है तो दो पॉसिबिलिटी है। पहला पॉसिबिलिटी है TS इज़ लेस देन TE, और दूसरा पॉसिबिलिटी है TS इज़ ग्रेटर देन TE। तो जब हम लोग TS इज़ लेस देन TE बोलते हैं, मतलब सिस्टम का टेम्परेचर एनवायरनमेंट से कम है, तो उस केस में एनवायरनमेंट से सिस्टम में कुछ हीट ट्रांसफ़र होगा, राइट। तो उसको दिखाने के लिए ऐसा दिखा सकते हैं। ये हमारा कुछ एक सिस्टम है जिसका टेम्परेचर TS है, सर एनवायरनमेंट का टेम्परेचर TE है, और TS इज़ लेस देन T हमने लिखा है। तो देयर विल बी सम ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी एक्चुअली, हीट बाद में बोलूँगा मैं। देयर विल बी सम ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी फ्रॉम द एनवायरनमेंट टू द सिस्टम, एंड दैट एनर्जी इज़ Q, राइट। तो इस केस में क्या था कि इस केस में सिस्टम का टेम्परेचर एनवायरनमेंट से कम है। इसकी वजह से आपको पता है कि जब भी टेम्परेचर डिफरेंस हो सिस्टम और एनवायरनमेंट में, या फिर एक सिस्टम और दूसरे सिस्टम में, तो एक थर्मल इक्विलिब्रियम अचीव करने की कोशिश करता है सिस्टम। मतलब क्या, वो इस केस में अपने एनवायरनमेंट से एनर्जी लेगा। देयर विल बी गेन और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, gain of energy, or the energy is absorbed by the system from the environment. So there is a transfer of energy from the environment to the system. कितना ट्रांसफर हुआ? Q। बाय कन्वेंशन हम लोग Q को लेंगे पॉजिटिव, मतलब ग्रेटर देन जीरो। तो जब भी एनवायरनमेंट से एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा है सिस्टम को, तो वो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है Q, वो पॉजिटिव लिया जाता है, राइट। सेकेंड केस था इसमें, और ट्रांसफ़र कब तक होगा आपको पता है, जब तक सिस्टम का टेम्परेचर और एनवायरनमेंट का टेम्परेचर इक्वल नहीं होता तब तक। सेकेंड केस में उल्टा है, हमारे पास जो TS मतलब सिस्टम टेम्परेचर जो है वो एनवायरनमेंट के टेम्परेचर से ज़्यादा है। तो इस केस में सिस्टम एनर्जी रिलीज़ करेगा, लॉस होगा एनर्जी का। सो सिस्टम विल लूज़ द एनर्जी। सिस्टम के पास इंटरनल एनर्जी तो है ही, तो इंटरनल एनर्जी वो लूज़ करेगा। क्योंकि वो लूज़ कर रहा है, क्योंकि सिस्टम का टोटल एनर्जी कम हो रहा है, सिस्टम एनर्जी लूज़ कर रहा है, तो जितना एनर्जी वो रिलीज़ करेगा दैट विल बी टेकन टू बी नेगेटिव बाय कन्वेंशन, बाय रूल। अब यहाँ पे ये जो एनर्जी का ट्रांसफ़र हुआ फ्रॉम द सिस्टम टू द एनवायरनमेंट, या फिर फ्रॉम द एनवायरनमेंट टू द सिस्टम, ये क्यों हुआ था? बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। तो हमने हीट को डिफाइन कैसे किया फिर? हीट is basically transfer of energy between the system and the environment due to the difference in temperature. टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो एनर्जी ट्रांसफ़र हुआ है सिस्टम और एनवायरनमेंट में, उसको हम लोग बोलते हैं हीट। तो ये सिंपल डेफिनेशन हो गया हीट का। उसके बाद हमने देखा था कल के लेक्चर में चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम।
internal energy of a system. अब इंटरनल एनर्जी सिस्टम का इंटरनल एनर्जी चेंज करने के दो तरीके हैं। फिर इसका एग्जांपल लिया था हम लोगों ने, हमने लिया था एक सिलेंडर विच इज़ फिटेड विथ अ मूवेबल मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस पिस्टन। तो ये पिस्टन है ये मूवेबल है, ये मासलेस है और ये फ्रिक्शनलेस है, ऐसा मानते हैं हम लोग, और इसमें गैस है बेसिकली। अगर मुझे गैस का इंटरनल एनर्जी बढ़ाना है तो दो तरीके थे। एक तो मैं इस गैस को, इस सिस्टम को हीट करूँगा, तो जो गैस है ये हमारा सिस्टम बन जाएगा और इसका टेम्परेचर है TS। और जो बर्नर लगाया मैंने, सोर्स ऑफ हीट जो लगाया है, उस वो हो जाएगा एनवायरनमेंट विच इज़ TE। तो इस केस में एनवायरनमेंट का टेम्परेचर सिस्टम के टेम्परेचर से ज़्यादा है, तो हीट विल फ्लो इनसाइड द सिस्टम बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट इज एट ग्रेटर टेम्परेचर और हायर टेम्परेचर। हमारे यहाँ पे एनवायरनमेंट, यहाँ पे बर्नर लेके रखा है हमने, तो हायर बॉडी से या तो जिसका हायर टेम्परेचर है वहाँ से लोअर टेम्परेचर की तरफ हीट फ्लो होता है, राइट। तो जो हीट फ्लो होगा वो गैस का इंटरनल एनर्जी बढ़ा देगा। तो ये था पहला तरीका इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करने का। दूसरा तरीका है, हम लोगों ने वही सिस्टम लिया, सिर्फ मैं अभी वॉल्यूम कम दिखा रहा हूँ, तो पिस्टन नीचे दिखा रहा हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि सेकंड केस में हमने हीट नहीं किया, इंस्टेड ऑफ हीटिंग हमने जो पिस्टन था उसको सडनली नीचे मूव कर दिया। सडन कंप्रेशन बोलते हैं इसको, राइट। और ये कंप्रेशन सडन और फास्ट ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप लोग पहली बात तो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ हीट नहीं लगा रहे हो, आप बर्नर नहीं लगा रहे हो यहाँ पे। तो क्या होगा अगर आपने ये प्रोसेस को बहुत स्लोली कैरी आउट किया, मतलब धीरे धीरे कंप्रेस करते गए, तो गैस को टाइम मिल जाएगा एनवायरनमेंट के साथ हीट एक्सचेंज करने का। और जब भी एनवायरनमेंट के साथ हीट एक्सचेंज होता है तो इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम अटेन होता है बेसिकली। तो इसका मतलब गैस का टेम्परेचर जो है वो चेंज ही नहीं होगा फिर, करेक्ट। मतलब टेम्परेचर छोड़ दो, बट आई एम टॉकिंग अबाउट इंटरनल एनर्जी। So the gas or the system will find time to exchange energy with its environment if the piston is pushed slowly. तो यहाँ पे ये सडन कंप्रेशन, मतलब फास्ट कंप्रेशन होना ही चाहिए। तो जो सडन कंप्रेशन हम लोग कर रहे हैं, मतलब हम लोग वर्क डन कर रहे हैं ना, पिस्टन पिस्टन को पुश करने के लिए हमने कुछ वर्क किया। वर्क इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो जो हमने वर्क किया फिर कहाँ पे गया वो वर्क? तो वो वर्क जो है वो इस सिस्टम का इंटरनल एनर्जी बढ़ा देगा। तो दो तरीके से सिस्टम का इंटरनल एनर्जी चेंज हो सकता है। पहला तरीका मैंने बताया हीटिंग, दूसरा तरीका भी मैंने अभी बताया आपको, दैट इज सडन कंप्रेशन। अगर आपको इतना समझा है, अगर आपको इतना समझा है तो वी कैन गो टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। थोड़ा सा आज पढ़ाने का तरीका अलग रहेगा, इन द सेंस जितना मुझे कवर करना है मैं पहले उतना पूरा कवर कर लूँगा और आखिरी में हम लोग नोट्स बनाते बनाते रिवाइज करेंगे। इसका एक सिंपल सा रीज़न ये है कि मुझे ये चीज़ 2-3 बार रिपीट करनी पड़ेगी, बिकॉज एज आई टोल्ड यू लिटिल बिट ऑफ जम्बलिंग इज देयर इन योर टेक्स्ट बुक्स, अननेसेसरी ज़्यादा थ्योरी लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। एक्सट्रीमली सिंपल चीज़ है, इसमें इज नॉट नो रॉकेट साइंस हियर, वेरी सिंपल थिंग। वापस से हम लोग एक सिस्टम को ले लेते हैं, वही सिलेंडर, मान लो सिलेंड्रिकल शेप ऐसा मान लेना, फिटेड विद अ मूवेबल मासलेस फ्रिक्शनलेस पिस्टन।
यहाँ पे सिस्टम में हमारा गैस है, मतलब अब मैं इस गैस को हीट कर रहा हूँ, मतलब मैं Q अमाउंट ऑफ एनर्जी गैस में डाल रहा हूँ। Q बोलो या डेल्टा Q बोलो, एक ही चीज़ है। सो डेल्टा Q मान लेते हैं। स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट इज एडेड टू द सिस्टम। अब ये जो हमने स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी ऐड किया है सिस्टम में, ये दो काम करता है। काम इज रॉन्ग वर्ड हियर, क्योंकि फिर आप यू विल टेक इट लाइक इट डज टू वर्क। नो, बेसिकली द एनर्जी दैट वी आर एडिंग टू द सिस्टम इज यूज्ड इन टू डिफरेंट वेज। पहला तो ये जो डेल्टा क्यू मैं ऐड कर रहा हूँ, ये सिस्टम का एनर्जी, इंटरनल एनर्जी पार्टली इंक्रीज करेगा, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा बेसिकली। तो देयर विल बी partial increase in the internal energy, that is delta U, right? Additionally, ये जो हम लोग एनर्जी सिस्टम में डाल रहे हैं, ये इस पिस्टन को ऊपर की तरफ मूव करने में भी काम में आ सकता है, मतलब एक्सपांशन के लिए काम में आ सकता है, मतलब वर्क डन भी कर सकता है, राइट? सो दिस इज योर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। बहुत सिंपल है। द एनर्जी डेल्टा क्यू सप्लाइड टू द सिस्टम goes partly to increase its internal energy and partly to do work or to expand the volume of the gas or to increase the volume of the gas or to expand the gas. Easy है, or to do work, just simple. बहुत सिंपल चीज़ था, राइट? एक्सट्रीमली सिंपल चीज़, कुछ नहीं है इसमें। अगर इसके भी मैं दो स्पेशल केसेस बनाना चाहूँ, ईजी है। मतलब अगर मैं बोलता हूँ कि हमने वॉल्यूम फिक्स कर दिया, हम बोल सकते हैं ना वॉल्यूम फिक्स कर दिया हमने, मतलब पिस्टन मूव नहीं होगा। अगर पिस्टन मूव नहीं होगा, वॉल्यूम फिक्स है, मतलब जितना भी डेल्टा क्यू मैं सप्लाई कर रहा हूँ, वो सिर्फ इंटरनल एनर्जी बढ़ा देगा। सिंपल, एक्सट्रीमली सिंपल, राइट? अब उल्टा भी ले सकते हो। आप बोल सकते हो कि जो भी एनर्जी हम सप्लाई कर रहे हैं, वो सिर्फ वर्क कर रहा है, मतलब वो सिर्फ पिस्टन को ऊपर मूव कर रहा है, वर्क कर रहा है। तो पहले केस में डेल्टा डब्ल्यू जीरो था, दूसरे केस में डेल्टा यू जीरो है। तो इट्स एज सिंपल एज दैट, राइट? अगर आपको कन्वेंशन याद होंगे, अभी मैंने आपको बताया था, यहाँ पे हम लोग हीट की बात कर रहे थे। मैंने बोला था अगर एनवायरनमेंट से सिस्टम में एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, तो दैट एनर्जी इज टेकन टू बी पॉजिटिव। अगर सिस्टम से एनवायरनमेंट में एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, तो दैट इज टेकन टू बी नेगेटिव बाय कन्वेंशन, राइट? यहाँ पे कन्वेंशन थोड़े उल्टे हैं, उल्टे इन द सेंस वो वैसा ही है, उल्टा नहीं है वो। तो कन्फ्यूजन होता है, इसलिए you have to remember it very properly। मैं वापस बता रहा हूँ, लास्ट केस में अगर एनर्जी एनवायरनमेंट से सिस्टम में ट्रांसफ़र हुआ तो Q इज पॉजिटिव। अगर एनर्जी सिस्टम से एनवायरनमेंट में ट्रांसफ़र हुआ तो Q इज नेगेटिव। यहाँ पे ऐसा है बाय कन्वेंशन, वापस से मैं वो सिस्टम ले रहा हूँ, वापस एक मूवेबल मासलेस फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, गैस है, राइट? तो इस केस में अगर पिस्टन ऊपर की तरफ मूव हो रहा है, ऊपर की तरफ मूव हो रहा है मतलब वॉल्यूम एक्सपैंड हो रहा है, करेक्ट? हमने हीट बीट सप्लाई नहीं की हमने, तो इसमें क्या होगा, अपने आप तो पिस्टन ऊपर मूव नहीं होगा। पिस्टन को मूव करने के लिए एनर्जी चाहिए, तो कहाँ से आएगी? जो गैस का इंटरनल एनर्जी है वो यूज होके वर्क डन होगा। तो in this case, just to tell you what are the conventions, if
the gas expands. The gas will not expand on its own. There has to be work. There has to be work to expand the gas, and this work will come from internal energy of the system. This work is taken to be positive if the gas expands. Easy. If the gas expands, work is taken to be positive. ये क्यों? ये आपको जब हम लोग वर्क का इक्वेशन बनाएंगे तब समझ में आ जाएगा आपको. ओके. अगर उल्टा हुआ, उल्टा हुआ मतलब अगर हम लोग कंप्रेस कर रहे हैं, मतलब गैस कंप्रेस हो रहा है, मतलब वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, तो वर्क डन इज नेगेटिव if gas is compressed. Instead of saying gas is compressed, I would prefer if volume decreases. Okay, if volume decreases, so work is said to be negative. The gas does a negative work on the piston. पहले केस में the gas does a positive work on the piston. दूसरे केस में the gas does a negative work on the piston. So gas does a positive work on the piston. यहाँ पे gas does a negative work on the piston. Right. बहुत स्लोली जा रहा हूँ मैं. Important concepts है, अच्छे से समझ लो. पहले केस में मतलब जब हमने हीट डिफाइन किया था, उस केस में एनवायरनमेंट से सिस्टम में एनर्जी आया तो एनर्जी पॉजिटिव, सिस्टम से एनवायरनमेंट में एनर्जी गया तो एनर्जी नेगेटिव बाय कन्वेंशन. गैस ने अगर वॉल्यूम एक्सपांड किया, मतलब पिस्टन को ऊपर पुश किया, तो वर्क डन बाय द गैस ऑन द पिस्टन इज पॉजिटिव. अगर गैस का वॉल्यूम कम हो रहा है तो वर्क डन बाय द गैस ऑन द पिस्टन इज नेगेटिव. राइट. ऐसा क्यों लेते हैं वो इक्वेशन से भी समझेगा, ऐसा भी समझेगा आपको. पहले केस में जब गैस एक्सपैंड हो रहा है तो गैस वर्क कर रहा है. दूसरे केस में जब पिस्टन नीचे आ रहा है तो गैस पे वर्क हो रहा है. तो बेसिकली हियर इन द फर्स्ट केस वर्क इज डन बाय द गैस, पॉजिटिव. हियर वर्क इज डन ऑन द गैस, वर्क डन ऑन द गैस, वर्क डन बाय द गैस. ये डिफरेंसेस आपको पता होने चाहिए. स्लोली स्टडीली जब भी ज़रूरत पड़ेगी हम लोग देखेंगे. चलो अभी हम लोग वर्क डन की बात कर रहे हैं तो वर्क डन का इक्वेशन भी डिराइव कर लेते हैं. बहुत सिंपल सा इक्वेशन है. राइट. तो सबसे पहले हमारे पास वापस से वही सिस्टम है. मैं बार बार डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट. तो ये था इनिशियल पोजीशन ऑफ द पिस्टन. ओके. अब मान लेते हैं गैस ने वर्क किया, मतलब वर्क डन बाय द गैस, मतलब वर्क डन इज पॉजिटिव, और पिस्टन नई पोजीशन पे शिफ्ट हो गया, विच आई एम शोइंग बाय दिस रेड कलर. तो पिस्टन नई पोजीशन पे शिफ्ट हो गया और ये जो पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट है दिस इज डी एक्स, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी एक्स. राइट. तो स्मॉल वर्क डन डी डब्ल्यू या डेल्टा डब्ल्यू जो भी डिनोट करो आपके ऊपर है. हमको पता है वर्क डन का डेफिनेशन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. अगर इस पिस्टन का और सिलेंडर का क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, हमको पता है कि फोर्स तो अपने आप एग्जर्ट नहीं होगा ना. फोर्स बेसिकली प्रेशर की वजह से होता है. प्रेशर क्यों होता है? क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स जो है वो गैस मॉलिक्यूल्स जाके इस पिस्टन को हिट करेंगे, कोलाइड होंगे, मोमेंटम ट्रांसफ़र होगा.
क्योंकि ये इलास्टिक कोलिजन नहीं है एज यू हैव कंसिडर्ड इन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी में हम लोग क्या बोलते थे कि जब भी गैस मॉलिक्यूल्स वॉल ऑफ द सिलेंडर के साथ, वॉल ऑफ दैट वेसल के साथ कोलाइड होंगे, देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बेसिकली। यहाँ पे वैसा नहीं है। यहाँ पे जब कोलिजन हो रहा है तो मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा है। जब मोमेंटम ट्रांसफर होता है तो प्रेशर होता है, और प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स इज प्रेशर इनटू एरिया। तो आपके पास मिल गया वर्क डन पी ए डी एक्स। बट रिमेंबर दिस ए डी एक्स, area into small displacement is change in volume, तो PdV, dV is change in volume, right? ये हम लोग बात कर रहे थे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx के लिए। हम लोग बात कर रहे थे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx के लिए, मतलब फॉर एग्जांपल कि 10 सेकंड में क्या हुआ। ओके, तो 10 सेकंड में स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हुआ dx, ऐसा मान लेते हैं हम लोग। ओके, बट ओरिजिनली, सॉरी नॉट ओरिजिनली, बट ओवरऑल, मतलब फाइनली ऐसा हो सकता है ना कि इक्विलिब्रियम, अब इक्विलिब्रियम क्या है हम आगे डिफाइन करेंगे। हमने सिर्फ थर्मल इक्विलिब्रियम सीखा है, बट देयर आर अदर टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम्स एज वेल। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आता या फिर जब तक फाइनल स्टेट नहीं आता, ये पिस्टन एक्सपैंड होता रहेगा, मतलब पिस्टन ऊपर होता जाएगा और गैस एक्सपैंड होता रहेगा, राइट? तो ये जो फाइनल स्टेट है, मतलब इसके बाद ना वॉल्यूम बढ़ रहा है ना वॉल्यूम कम हो रहा है। जब ये फाइनल स्टेट है तो हम लोग बोलेंगे वी एफ फाइनल वॉल्यूम। जब इनिशियल स्टेट था, मतलब ब्लैक कलर में जो दिखाया मैंने पिस्टन, उसको हम बोलेंगे इनिशियल वॉल्यूम वी आई, राइट? हमने जो ये स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन का फॉर्मूला डिराइव किया है वो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डीएक्स के लिए है। तो मैं इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक, मतलब इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम तक जाते जाते मैं इसको छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट्स में डिवाइड कर सकता था, इक्वल डिस्प्लेसमेंट में। मतलब बोलने का, अगर अगर टू टेल यू ब्रीफली, टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल अगर 10 सेंटीमीटर है तो डेफिनेटली मैंने देखा कि 1 सेंटीमीटर में कितना वर्क डन, फिर अगले 1 सेंटीमीटर में कितना वर्क डन, फिर अगले 1 सेंटीमीटर में कितना वर्क डन। तो ऐसा हम लोग क्या करेंगे, 10 सेंटीमीटर के लिए 10 बार हम लोग वर्क डन ऐड करते जाएंगे, डी डब्ल्यू प्लस डी डब्ल्यू, डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, राइट? तो हमको मिल जाएगा टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन क्या आएगा हमारे केस में, डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, जितने बार स्मॉल स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी एक्स होता गया है। लेकिन नॉर्मली ये जो प्रोसेस होता है एक्सपांशन का, ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, और कंटिन्यूस होता है, और हम लोग बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स की बात करते हैं, राइट? मतलब 10 सेंटीमीटर का टोटल डिस्प्लेसमेंट है तो हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे, 0.01 सेंटीमीटर का चेंज, फिर अगला 0.01 सेंटीमीटर का चेंज, फिर अगला 0.0, तो ऐसा बहुत सारे टर्म्स आ जाएंगे। तो जब नंबर ऑफ टर्म्स ज़्यादा होते हैं ना, तो हम समेशन की जगह पे हम लोग यूज़ करते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेट किस पे कर रहे हैं हम लोग, स्मॉल डी डब्ल्यूज पे, डेल्टा डब्ल्यू पे, क्योंकि मैं छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट मिला के टोटल मिलने वाला है मुझे, राइट? कहाँ से कहाँ तक, इनिशियल वॉल्यूम से लेके फाइनल वॉल्यूम तक। तो टोटल वर्क हमको मिलेगा इनिशियल से लेके तो फाइनल तक, और ये मैंने निकाल के रखा था पी डीवी था। ये बीच बीच में क्या हो जाता है, या या ओके। तो इंटीग्रेशन कौन से वेरिएबल पे हुआ, वॉल्यूम पे हुआ। क्यों वॉल्यूम पे हुआ, क्योंकि वॉल्यूम चेंज हो रहा है, राइट? तो वर्क डन हमको मिल जाएगा, पी मैं कांस्टेंट मान रहा हूँ, और मैं कांस्टेंट इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि वॉल्यूम स्लोली चेंज हो रहा है, तो प्रेशर इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। इंटीग्रेशन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल वैल्यू ऑफ वॉल्यूम डीवी। फिर आपको पता होना चाहिए कि जब आप इंटीग्रेट करते हो डीवी पे एस, तो वो होता है जस्ट वी, इनिशियल टू फाइनल। मतलब आपने देखा होगा इंटीग्रेशन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स,
लिमिट्स नहीं है। लिमिट्स होंगे तो इंटीग्रेशन dx फ्रॉम 1 to 2 या फिर x1 to x2, ये आता है आपका x फ्रॉम x1 to x2, फिर आप करते हो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पे भी आप करोगे p टाइम्स ऑफ v फाइनल माइनस v इनिशियल, ये मिलेगी आपको टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन p इंटू v फाइनल माइनस v इनिशियल। नाउ आई कैन टेल यू कि हमने वो पॉजिटिव वर्क और नेगेटिव वर्क की बात क्यों की थी। देखो याद रखो, वर्क इज डन बाय द गैस। Gas does a positive work on the piston if the gas expands. If the gas expands, ये सारे words important है। अब सोचो आप, if the gas expands, okay, if the gas expands, मतलब क्या, फाइनल वॉल्यूम जो होगा वो इनिशियल से ज़्यादा होगा, मतलब वर्क डन बाय द गैस, क्योंकि एक्सपांड हो रहा है तो गैस पिस्टन पे वर्क करेगा ना, तो फाइनल इज ग्रेटर देन इनिशियल। इसका मतलब ये जो वर्क डन का जो इक्वेशन है, इसमें v, दिस मीन्स v फाइनल माइनस v इनिशियल इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब वर्क डन इज ग्रेटर देन जीरो। इसलिए हम लोग बोलते थे, क्या बोलते थे हम लोग, दैट वर्क डन बाय द गैस इज पॉजिटिव, द गैस डज अ पॉजिटिव वर्क ऑन द पिस्टन। इट शुड बी दैट क्लियर। थर्मोडायनामिक्स ईजी है, थर्मोडायनामिक्स को समझने का एक तरीका है, और वो तरीका आपको पता होना चाहिए। मैं इसलिए बहुत स्लो जा रहा हूँ आज। जस्ट अ मिनट, लेट मी जस्ट टर्न ऑफ दिस। या अब उल्टा सोचो, इफ द गैस और इफ द वॉल्यूम डिक्रीजेस, मतलब वर्क इज डन ऑन द गैस, मतलब पिस्टन जो है हम लोग नीचे पुश करने वाले हैं। पिस्टन नीचे पुश करने का मतलब क्या होता है कि फाइनल वॉल्यूम ये इनिशियल से कम होगा, मतलब क्या होता है कि फाइनल माइनस इनिशियल वॉल्यूम ये लेस देन जीरो होगा, मतलब क्या होता है कि वर्क डन जो है वो लेस देन जीरो है, मतलब वर्क डन इज टेकन टू बी नेगेटिव। द गैस डज अ नेगेटिव वर्क ऑन द पिस्टन, राइट। अब ये जो चीज़ें हैं ये इतना सिंपल लैंग्वेज में और डिटेल्स में बताई नहीं है, तो दैट्स वाई we will do it very slowly and we'll prepare notes also later on at later stages, right। अगर आपको अब इतना समझा है तो we'll define what are thermodynamic state variables। thermodynamic state variables, तो बेसिकली थर्मोडायनामिक्स में हम लोग सिर्फ टेम्परेचर का चेंज नहीं पढ़ते, देयर आर सर्टन अदर मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम या क्वांटिटीज, any measurable or observable characteristic or property of a system, right, when the system is in equilibrium, मतलब जब सिस्टम में कोई भी चेंज नहीं हो रहा, मतलब सिस्टम ना सराउंडिंग के साथ टेम्परेचर मतलब हीट एक्सचेंज कर रहा है, ना ही पिस्टन ऊपर नीचे मूव हो रहा है, मतलब मैकेनिकल फोर्स भी नहीं है, थर्मल इक्विलिब्रियम भी है, और केमिकल रिएक्शंस भी नहीं हो रहे हैं। उस केस में सिस्टम को स्पेसिफाई करने के लिए, या फिर उस केस में आप सिस्टम में कुछ मेजर कर सकते हो, मेजरेबल क्वांटिटीज होंगे। ऑब्जर्वेबल मतलब जैसे वॉल्यूम आप ऑब्जर्व कर सकते हो ना, वॉल्यूम कितना, प्रेशर मेजर कर सकते हो। तो ये जो प्रॉपर्टीज है, इट इज एनी मेजरेबल और ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम व्हेन द सिस्टम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम, उसको हम लोग बोलते हैं स्टेट वेरिएबल्स।
क्योंकि वो आपको सिस्टम का एक पर्टिकुलर स्टेट बताता है। जैसे प्रेशर इज दिस, वॉल्यूम इज दिस, टेम्परेचर इज दिस, मास इज दिस, राइट। तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टेट वेरिएबल, क्योंकि ये वेरिएबल्स है, ये चेंज हो सकते हैं, लेकिन उस पर्टिकुलर स्टेट पे जो वेरिएबल्स की वैल्यूज, जिसको बोलते हैं स्टेट वेरिएबल, बिकॉज इट टेल्स यू द स्टेट ऑफ द सिस्टम इन शॉर्ट, इट डिस्क्राइब्स द सिस्टम इन शॉर्ट। करेक्ट, ये आपको पता होना चाहिए। तो आप सिर्फ वेरिएबल बोलो, स्टेट वेरिएबल बोलो, मेजरेबल बोलो, प्रॉपर्टीज बोलो, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक बोलो, ऑल आर सेम थिंग। अब ये जो स्टेट वेरिएबल है, इसको हम लोग दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। एक को बोलते हैं इंटेंसिव और एक को बोलते हैं एक्सटेंसिव। इंटेंसिव जो है वो सिस्टम के साइज पे डिपेंड नहीं करता, सो डू नॉट डिपेंड ऑन साइज ऑफ द सिस्टम, साइज ऑफ द सिस्टम डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ सिस्टम। मतलब क्या, मैं समझाता हूँ। डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ सिस्टम, राइट। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक सिस्टम है, ये एक सिस्टम है जिसमें गैस है, मान लो गैस है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस सिस्टम को दो इक्वल पार्ट्स में, मतलब इसके वॉल्यूम को, इनिशियल वॉल्यूम अगर V था तो मैं V/2 और V/2 कर दूंगा, राइट। मैंने मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, हाफ ऑफ वॉल्यूम, ओरिजिनल का हाफ ऑफ वॉल्यूम। अब ऐसा है कि प्रेशर चेंज नहीं हुआ, जो इनिशियल प्रेशर था वही प्रेशर दोनों कंपार्टमेंट्स में, दोनों पार्ट्स में अभी भी वही है, P। टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, राइट। प्रेशर और टेम्परेचर रिलेटेड है ना, प्रेशर चेंज नहीं हुआ तो टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ। मतलब मैंने सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड करने के बाद प्रेशर चेंज नहीं हुआ, टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, डेंसिटी चेंज नहीं हुआ, राइट। ये चीज़ें चेंज नहीं हुई है, तो दे डू नॉट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द सिस्टम। मैं तीन कंपार्टमेंट भी कर दूं तो भी प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी जो है वो चेंज नहीं होंगे। तो दिस प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी आर कॉल्ड एज इंटेंसिव स्टेट वेरिएबल्स और इंटेंसिव वेरिएबल्स इन शॉर्ट। तो चेंज क्या हुआ, टोटल मास डेफिनेटली, क्योंकि अभी दोनों साइड में अगर टोटल मास कैपिटल M था, 10 kg था, तो अभी दोनों साइड पे क्या है, 5 और 5 है ना। तो मास चेंज हो गया, क्योंकि मास हाफ हाफ में डिवाइड हो गया, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हाफ हाफ में डिवाइड हो गए, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हाफ हाफ में डिवाइड हुए तो इंटरनल एनर्जी जो है वो हाफ हाफ में डिवाइड हो गया। क्योंकि इंटरनल एनर्जी बना कैसे था, याद होगा आपको, इंटरनल एनर्जी डिफाइन कैसे किया था हमने, इट इज द सम ऑफ ऑल द एनर्जीज पोजेस्ड बाय ऑल द मॉलिक्यूल्स। तो हर एक मॉलिक्यूल की एनर्जीज को हम लोग ऐड करते गए थे, और जो टोटल आया था उसको बोला इंटरनल एनर्जी। जब अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हाफ हाफ में डिवाइड हो गए तो इंटरनल एनर्जी भी तो हाफ हाफ में डिवाइड हो जाएगा ना। तो ऐसे वेरिएबल्स जो साइज पर डिपेंड करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटेंसिव स्टेट वेरिएबल्स, एक्सटेंसिव वेरिएबल्स इन शॉर्ट। तो ये इजी है, ये आपको पता होना चाहिए। अब मैं एक लास्ट टॉपिक बताऊंगा, फिर हम लोग वापस से रिवाइज करते करते नोट्स भी बनाते जाएंगे। तो अभी अगला जो टॉपिक है दैट इज बेसिकली थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, ओके। सो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम मतलब क्या, अभी हमने थर्मल इक्विलिब्रियम तो सीखा है। थर्मल इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि दो बॉडीज या फिर बॉडी मतलब सिस्टम और सराउंडिंग मतलब एनवायरनमेंट में टेम्परेचर इक्वल हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज थर्मल इक्विलिब्रियम।
लेकिन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम कब बोलते हैं हम लोग कब बोलेंगे कि अ सिस्टम इज इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम इफ अगर वो 3 टाइप के इक्विलिब्रियम साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करेगा। तो 3 टाइप के इक्विलिब्रियम कौन कौन से? 3 टाइप के इक्विलिब्रियम, पहला मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, दूसरा ऑफ कोर्स देयर इज थर्मल इक्विलिब्रियम बट केमिकल आल्सो, केमिकल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम। जब एक सिस्टम ये तीनों इक्विलिब्रियम में होगा, मतलब ये तीनों इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई करेगा, तब हम लोग बोलेंगे कि बॉडी वो जो सिस्टम है वो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में है। अब मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मतलब क्या? सो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम बेसिकली, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मतलब क्या? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का मतलब सिर्फ ये होता है कि उस सिस्टम में अनबैलेंस्ड फोर्सेस नहीं है। देयर आर नो अनबैलेंस्ड फोर्सेस। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप पिस्टन का केस लोगे तो पिस्टन इज नॉट मूविंग, राइट? हम भी कोई वर्क डन नहीं कर रहे हैं पिस्टन को मूव करने के लिए, गैस भी कोई वर्क डन नहीं कर रहा है। देयर आर नो अनबैलेंस्ड फोर्सेस, देयर आर ऑल द फोर्सेस आर बैलेंस्ड, राइट? इसका मतलब ये भी होता है कि प्रेशर जो है सिस्टम का थ्रू आउट, मतलब अगर ये मेरा सिस्टम है, देखो वर्क डन कब होगा, मैंने जैसे बताया आपको वर्क डन कब होगा, पिस्टन मूव ऊपर मूव कब होगा? जब गैस के पार्टिकल्स पिस्टन पे कोलाइड होंगे, मतलब मोमेंटम ट्रांसफर करेंगे, मतलब प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, मतलब प्रेशर का डिफरेंस है, तब जाके वो पिस्टन ऊपर मूव होगा ना। लेकिन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में क्या बोला है? हमने ये बोला है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में कि यहाँ पे अनबैलेंस्ड फोर्सेस नहीं है। इसका मतलब ये भी होता है कि सिस्टम में थ्रू आउट प्रेशर सेम है। मतलब मैं अगर सिस्टम के एक कोने में प्रेशर मेजर करूँ या दूसरे में करूँ या तीसरे में करूँ, एवरीवेयर द प्रेशर इज सेम एंड also there is no pressure difference between the system and surrounding। मतलब बाहर जो प्रेशर है वही अंदर प्रेशर है। तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम means that there are no unbalanced forces, which means that there is the pressure inside the system is same everywhere and also the pressure of the system and the environment is also same। So such a system is said to be in mechanical equilibrium, no unbalanced forces, in short, no unbalanced forces। मोशन कब होता है? जब फोर्सेस बैलेंस नहीं हो तभी मोशन होता है ना। एग्जाम्पल एक टेबल पे मैंने एक बॉक्स रखा है, मैं यहाँ से पुश कर रहा हूँ, मतलब एक साइड से फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, तो ये अनबैलेंस्ड फोर्स हो गया, तो डेफिनेटली मोशन परफॉर्म होगा। अगर मैं दूसरी साइड से भी सेम अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, तो मोशन नहीं होगा क्योंकि फोर्सेस बैलेंस्ड है। तो मैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मतलब देयर आर नो अनबैलेंस्ड फोर्सेस बेसिकली। देन सेकेंड टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज केमिकल इक्विलिब्रियम। जैसे नाम में ही है, इट हैज टू डू समथिंग विद केमिकल रिएक्शंस। सो केमिकल इक्विलिब्रियम, ओके। अब केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब बहुत सिंपल है। अगेन, जब सिस्टम में कोई भी ऑनगोइंग केमिकल रिएक्शंस नहीं है, हो सकता है 10 मिनट पहले थे, आधा घंटा पहले केमिकल रिएक्शंस हो रहे थे, पर अभी इस स्टेज पे नहीं है। So a system is said to be in chemical equilibrium when there are no chemical reactions going on within the system or there is no transfer of matter from the system to the environment। तो जो मैटर का ट्रांसफ़र है सिस्टम से एनवायरनमेंट में वो भी नहीं है, तो सच ए सिस्टम इज सेड टू बी इन केमिकल इक्विलिब्रियम। तीसरी चीज़, केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या होता है? केमिकल इक्विलिब्रियम में कंपोजिशन जो है, गैस का कंपोजिशन जो है वो सेम है। मतलब
अगर एक पोर्शन में एक पर्टिकुलर गैस का मॉलिक्यूल है, परसेंटेज वाइज बोल रहा हूँ मैं, परसेंटेज वाइज बोल रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल इज अ मिक्सचर ऑफ गैस, लेट अस से ये दो गैसेस का मिक्सचर है, एक्स गैस और वाई गैस। अगर एक पोर्शन में एक्स गैस 20% है और वाई गैस 80% है, तो दूसरे पोर्शन में भी एक्स गैस 20% रहेगा और वाई गैस 80% रहेगा, राइट? So that is a condition for chemical equilibrium, that the chemical composition is same throughout. Okay. तीसरा टाइप है थर्मल इक्विलिब्रियम, जो मुझे नहीं लगता कि बताने की जरूरत होनी चाहिए, मैंने ऑलरेडी बताया। जस्ट टू अगेन क्विकली रिवाइज, थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब द टेम्परेचर of the system or inside the system is same everywhere, and the temperature of the system and the surroundings environment is also same. तो जब एक सिस्टम तीनों इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई करेगा, मतलब देयर आर नो अनबैलेंस फोर्सेस, देयर आर नो केमिकल रिएक्शन, नो एक्सचेंज ऑफ मैटर विद द सराउंडिंग, and also the chemical composition within a system is same everywhere, and also the system is in thermal equilibrium, then such a system is called, said to be in thermodynamic equilibrium. Thermodynamic equilibrium, right? तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है, हम लोग वापस से रिपीट करके नोट्स बनाने वाले हैं अभी, बट बिफोर वी डू दैट आई विल जस्ट टेक अ पॉज हियर एंड आस्क यू इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, then we'll again start making notes and recording. All right, so now we will revise, and additionally we will also start making notes. तो सबसे पहले we will start with first law of thermodynamics, which according to your textbook, just let me see what is this topic number, because it's good for you to have it number wise. So it is 4.5. So 4.5, first law of thermodynamics. First law of thermodynamics. तो हमने इसमें देखा कि जब भी हम एक सिस्टम को, और यहाँ पे हम लोग सिस्टम कौन सा ले रहे हैं, हम लोग यहाँ पे सिस्टम ले रहे हैं अ सिलेंडर fitted with a movable massless frictionless piston, इसमें गैस है, and if I give some, supply some heat to the gas which is let us say delta Q, ये हीट दो काम करेगा, एक तो इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगा डेल्टा यू, और एक ये पिस्टन को ऊपर की तरफ मूव कर सकता है, मतलब वर्क कर सकता है, तो डेल्टा डब्ल्यू, राइट? तो मैंने बोला था द हीट सप्लाइड टू द गैस कैन पार्टली go into increasing the internal energy and partly in performing or in doing work. This is your first law of thermodynamics. Simple. So let us write it point by point. So we have seen that internal energy हम लोग दो तरीके से बढ़ा सकते हैं, हमको पता है, by heating or by doing work. So we have seen that the internal energy U of a system can be changed or increased basically in two different ways. पहला था by heating और दूसरा था by doing work. Okay, then let, अभी जो मैंने बताया डेल्टा क्यू क्या है, डेल्टा यू क्या है, डेल्टा डब्ल्यू क्या है, let delta Q, it is heat supplied
to the system by the surrounding, heat supplied to the system by the surrounding, by the environment और by the surroundings. ये जो गैस बर्नर लगाया है, मतलब जो बर्नर लगाया है नीचे, वो भी सराउंडिंग ही है. इट इज़ अ पार्ट ऑफ सराउंडिंग्स. सो बाय द सराउंडिंग्स. इसके से क्या होगा, एक तो वर्क परफॉर्म होगा और एक तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा. सो डेल्टा डब्ल्यू वर्क डन ऑन द सिस्टम, सॉरी बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम, क्योंकि जो मैं हीट प्रोवाइड कर रहा हूँ उससे पिस्टन ऊपर मूव हो रहा है. पिस्टन जो है, पिस्टन ये सिस्टम का पार्ट नहीं होता, ये सराउंडिंग का पार्ट होता है. सो वर्क डन बाय द गैस, यहाँ पे सिस्टम मतलब गैस. हाँ, तो वर्क डन बाय द गैस ऑन द सराउंडिंग्स and delta U is basically increase or change, because we don't know if it increases or decreases. So change in the internal energy of the gas. ऑफ कोर्स यहाँ पे हम लोग हीट सप्लाई कर रहे हैं तो इंक्रीज होगा. अगर हम हीट सप्लाई नहीं करेंगे तो डिक्रीज भी सकता है. चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस, राइट. देयरफॉर, और we know that the heat supplied to the gas, the heat supplied to the gas will be partly used to increase its internal energy and partly to perform work. Therefore, delta Q is equal to delta U plus delta W, equation number 1. So equation 1 is the mathematical statement of first law of thermodynamics. Mathematical statement of first law of thermodynamics. तो अगर आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को स्टेट करना है तो यहाँ लिखा है, द हीट सप्लाइड टू द गैस विल पार्टली be used to increase its internal energy and partly to perform work. This is the statement of, or this is basically first law of thermodynamics. Of first law of thermodynamics. राइट. अगर अब आपको याद होगा, हम लोगों ने यहाँ पे, क्योंकि देखो इंटरनल एनर्जी तो चेंज जो होगा वो होगा, लेकिन हम लोग वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं. देखो बेसिकली बात ये है कि हम लोग चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट डायरेक्टली नहीं कर सकते, राइट. क्योंकि मैं सिस्टम के अंदर जाके ये तो देख नहीं सकता ना कि गैस मॉलिक्यूल्स को कितना एनर्जी मिल गया. तो हम लोग क्या मेजर कर सकते हैं, हम लोग मेजर कर सकते हैं कि हम लोग हीट कितना सप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में है ना. मैं 10 कैलोरी ऑफ हीट दूँ, मैं 100 दूँ, मैं 1000 दूँ, मेरे ऊपर. और अगर मैं वर्क डन कैलकुलेट कर पाया, मतलब मैं डेल्टा डब्ल्यू कैलकुलेट कर पाया, तो मुझे डेल्टा यू वैसे भी मिल जाएगा. फिर डेल्टा यू विल बी डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू. तो डेल्टा क्यू मतलब हीट सप्लाइड, तो वो मैं कंट्रोल, मतलब हम लोग कंट्रोल करने वाले हैं ना. डेल्टा डब्ल्यू हम लोग मेजर कर लेंगे तो डेल्टा यू मिल जाएगा. तो हम देखेंगे अभी डेल्टा डब्ल्यू कैसे मेजर करें. उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वापस से एक सिस्टम ले लेंगे. मान लेंगे कि ये सिस्टम में पिस्टन जो था इनिशियल इस पोजीशन पे था, देन पिस्टन पे वर्क हुआ और वो डिस्प्लेस हुआ, मूव हुआ.
upwards by a small distance dx। और ये डिस्प्लेस क्यों हुआ? क्योंकि इस पर प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, मतलब फोर्स एक्सर्ट हो रहा है। और ये एरिया है ए ऑफ द पिस्टन ऑफ द सिलेंडर। ओके, राइट। सो कंसिडर, इसको आपको सिर्फ आपके लैंग्वेज में बोलना है, और दिस इज वेरी सिंपल थिंग, राइट। क्या लिया हमने? एक गैस लिया। तो कंसिडर अ गैस enclosed in a cylinder fitted with a movable, massless and frictionless piston. Okay, right. Let the cross-sectional area of the piston and the cylinder, let the cross-sectional area of the piston is capital A, is A. Okay. अब मैंने ऐसे बताया कि गैस के मोशन की वजह से प्रेशर एक्सर्ट होता रहेगा, राइट। लेट P be the pressure exerted on the piston by the gas. Due to this pressure, or basically you can say force, because force is pressure into area. Due to this pressure, the piston moves upwards by a small by a small distance dx. Okay. तो जब डिस्प्लेसमेंट हुआ और फोर्स है, तो इसका मतलब बेसिकली यू आर टॉकिंग अबाउट वर्क डन। देयरफॉर स्मॉल वर्क डन dw to move the piston is given by dw या डेल्टा w, जो भी आप लिखना चाहो वो, इज इक्वल टू, आपको पता है क्या होता है वर्क डन? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बट as you know, force is pressure into area. Therefore dw, मैं डेल्टा w यूज करता हूँ, बेटर रहेगा। डेल्टा w इज इक्वल टू pressure into area into dx, but area into dx is dv, which is change in volume or increase in volume basically of the gas, change in volume of the gas. Therefore delta w is equal to p dv, right? Equation number 1. Now let vi be the initial volume of the gas, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये जो dx है, ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, ये फाइनल स्टेट नहीं है। ओके, फाइनल स्टेट में मतलब क्या होगा कि हो सकता है ऐसे dx 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 स्मॉल स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लेके हमने कंसिडर किए हुए हैं, तो इट इज क्वाइट पॉसिबल, एज आई टोल्ड यू, टोटल 10 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन हमने dx को 0.01 लेके रखा है। जैसे 0.01 0.01 0.01 कर करके हम लोग 10 सेंटीमीटर बनाएंगे। तो दिस वाज जस्ट एट सम इंस्टेंट ऑफ टाइम बेसिकली। दिस डिस्प्लेसमेंट dx is just a small fraction of the total displacement. So let vi be the initial volume of the gas,
Vf be the final volume of the gas. और मैंने लिखा भी है small amount of work done dW to move the piston by, that would be better to say, by small displacement dx is. Okay, anyways, now total work done is given by, total work done is given by, जैसे मैंने पहले बताया, dx के लिए वर्क डन डेल्टा डब्ल्यू, फिर अगले dx के लिए डेल्टा डब्ल्यू, फिर अगले dx के लिए डेल्टा डब्ल्यू, तो टोटल वर्क डन क्या होगा, इंटीग्रेशन ओवर ऑल दिस स्मॉल स्मॉल वर्क डन starting from initial value of volume to the final value of volume. But as we know, this delta W is PdV, so initial and final. Therefore, W is pressure you can take out outside because it is almost constant, क्योंकि हर बार जब dx से चेंज हो रहा है तो हम मान रहे हैं कि ये स्लो चेंज है, मतलब प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहेगा. मतलब आप ऐसा कर सकते हो, P वॉल्यूम लिमिट्स इनिशियल टू फाइनल, तो आप लिख सकते हो W इज इक्वल टू P फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, इक्वेशन नंबर 2. राइट. इक्वेशन 2 gives total work done in terms of initial and final values of volume. ओके, अब जैसे मैंने आपको बताया था कि वर्क डन के कुछ साइन कन्वेंशंस है, कब पॉजिटिव कब नेगेटिव, लेकिन ये इस एक्सप्रेशन से ही आते हैं. तो मैंने आपको बताया था, इफ द गैस एक्सपैंड्स, राइट, सो लेट्स से इफ द गैस एक्सपैंड्स, मतलब इसका मतलब क्या, that is work is done by the gas on the environment, that is work is done by the gas in moving the piston outwards. ठीक है, एनवायरमेंट सराउंडिंग में मतलब पिस्टन सराउंडिंग है. ओके, वर्क इज डन बाय द गैस ऑन द पिस्टन बेसिकली, इन शॉर्ट, राइट. देयरफॉर इस केस में फाइनल वॉल्यूम जो होगा इनिशियल से ज़्यादा होगा, विच इम्प्लाइज फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम इज ग्रेटर देन जीरो, which implies work done, which is pressure into Vf minus Vi is greater than 0. Therefore, work done is positive. And therefore, work done by the gas on the piston is taken to be positive. Is taken to be positive. या फिर आप बोल सकते हो पॉजिटिव वर्क इज डन बाय द गैस. ओके, बी केस. बी केस क्या है, इफ द पिस्टन moves downwards, या फिर आप बोल सकते हो that is piston does, मतलब surrounding does work on the gas, piston does work on the gas, ये important है, on the gas and by the gas, and which means, which implies गैस का कंप्रेशन हो रहा है, which means final volume is less than initial, which means final volume minus initial volume is less than 0, and which means work done, which is pressure Vf minus Vi is less than 0, that is work done is negative. तो अब इसको आप बोलोगे therefore negative work is done by the gas, negative work is done
बाय द गैस। अभी ये कंफ्यूजन होता है, मैं बोल रहा हूँ वर्क इज डन ऑन द गैस, वर्क इज डन ऑन द गैस, फिर यहाँ लिख रहा हूँ बाय द गैस। देखो दो चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो। आप एक बोल सकते हो वर्क इज डन बाय द गैस ऑन द पिस्टन, दैट इज पॉजिटिव। आप बोल सकते हो वर्क इज डन बाय द पिस्टन ऑन द गैस, या फिर आप बोल सकते हो नेगेटिव वर्क डन बाय द गैस, ऐसा बोल सकते हो। हाँ? मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये कंफ्यूजिंग है, फिर कंफ्यूजन मत क्रिएट करना। जब गैस पिस्टन को मूव करता है तो वर्क डन बाय द गैस ऑन द पिस्टन, या फिर हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव वर्क इज डन बाय द गैस। जब पिस्टन गैस पे वर्क डन करता है तब हम लोग बोलते हैं नेगेटिव वर्क डन बाय द गैस, लेकिन यहाँ पे वर्क जो है गैस पे हो रहा है, इट इज एक्चुअली ऑन द गैस, लेकिन हम लोग जस्ट टू कीप इट, जस्ट टू से नेगेटिव वर्क डन, एनीवेज मैं ऐसा बोलता हूँ। तो work done in this case is taken to be negative in simple language. Work done on the gas is negative। तो अभी कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजन होता है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से दिया हुआ है। ये ऑन द गैस है, ये बाय द गैस है, हम लोग इसको ऐसा ही समझने वाले हैं, हम लोग इसको ऐसा ही याद रखने वाले हैं। और ये नेगेटिव क्यों लिया कन्वेंशनली, ये पॉजिटिव क्यों लिया कन्वेंशनली, इट शुड बी क्लियर नाउ। ओके,